मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपना वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको बिहार पुलिस या बिहार एसएससी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि इन दोनों एग्जाम में नंबर ऑफ साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और हम यहाँ पे साइंस का एक ऐसा चैप्टर लेके हैं मेटल्स, जहाँ से अक्सर में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि मेटल से क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लोहा, चांदी, तांबा और टीन। आपको बताना ये है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। आप बता सकते हैं कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है तो आपको बताना होगा कि चांदी की विद्युत चालकता में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, या ऐसे कहें कि सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी देखने को मिलती है? तो चांदी की देखने को मिलती है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको बताना ये है कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। आप बता सकते हैं कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है तो आपको बताना होगा कि मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, या ऐसे कहें कि मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलती है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातुएं क्रमशः कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है और सबसे भारी धातु कौन सी देखने को मिलती है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है लिथियम और ऑस्मियम, दूसरे की बात करें सोडियम और पोटेशियम, तीसरे की बात करें लिथियम और आयरन और चौथे की बात करें कॉपर और रुबिडियम। आपको बताना ये है कि इन ऑप्शन में सबसे हल्की धातु कौन सी है और सबसे भारी धातु में क्या देखने को मिलती है। आप बता सकते हैं कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु इन ऑप्शन में क्या देखने को मिल सकता है? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। या ऐसे पूछे कि जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु क्या देखने को मिलती है, तो जब भी आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु तो आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु में हमें लिथियम देखने को मिलते हैं। और यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु क्या देखने को मिलती है तो आपको बताना होगा कि ऑस्मियम हमें सबसे भारी धातु देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। यदि हम आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु क्या देखने को मिलती है तो आप बताएंगे लिथियम। यदि हम आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु क्या देखने को मिलती है तो आप बताएंगे कि ऑस्मियम हमें सबसे भारी धातु देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिला है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मरकरी, कैडमियम, थोरियम और निकेल। आपको बताना ये है कि मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क हमें देखने को मिलता है। या ऐसे कहें कि आपको बताना है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है तो आपको बताना होगा कि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क हमें देखने को मिलता है। या आपसे पूछ सकता है कि थोरियम का अयस्क क्या देखने को मिलता है तो आप बताएंगे थोरियम का अयस्क हमें मोनोजाइट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में क्या देखने को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें सी देखने को मिला है। ऐसे कहें कि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन की बात करें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम, लिथियम और आयरन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। अब बता सकते हैं कि कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है तो आपको बताना होगा कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं और पोटेशियम भी एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। या हम ऐसे कहें कि सोडियम और पोटेशियम ही एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिला। या ऐसे कहें कि जब आपसे पूछा जाए कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन कौन सी है तो आपको बताना होगा सोडियम और पोटेशियम। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लोहा, एल्युमिनियम, टाइटेनियम और प्लेटिनम। आपको बताना ये है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है तो आपको बताना होगा कि टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं। या ऐसे कहें कि टाइटेनियम को हम भविष्य की धातु के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, या ऐसे कहें कि भविष्य का धातु हम टाइटेनियम के रूप में देखते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला, ऑप्शन में देखने को मिला सोना, आयरन, पैराइट, कॉपर सल्फेट और चांदी। आपको बताना ये है कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना किस धातु को कहते हैं। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि झूठा सोना किसे कहते हैं या यदि आपसे पूछे कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है तो आपको बताना होगा कि आयरन पैराइट को हम झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला? तो ऑप्शन बी हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखने को मिला। या ऐसे कहें कि जब आपसे पूछे कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे आयरन पैराइट्स को हम झूठा सोना या मूर्खों का सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला, ऑप्शन में हमें देखने को मिला विद्युत, आतिशबाजी, भर्जन और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि अभ्रक को कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग करते हैं। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि अभ्रक को हम कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग करते हैं तो आपको बताना होगा कि विद्युत उद्योग में हम अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिला है। या ऐसे कहें कि अभ्रक को कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग करते हैं तो आप बताना होगा कि विद्युत में। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत में किस धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको बताना होगा कि अभ्रक को हम कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि आतिशबाजी में किस किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण क्रमशः हरा रंग व गहरा लाल रंग में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन की बात करें एल्युमिनियम एम अभ्रक, दूसरे की बात करें बेरियम और स्ट्रांसियम, तीसरे की बात करें सोडियम एम पोटेशियम, चौथे की बात करें उपयुक्त सभी। आपको बताना ये है कि आतिशबाजी में किस किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमें हरा रंग व गहरा लाल रंग देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि आतिशबाजी में किस किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण क्रमशः हरा रंग व गहरा लाल रंग देखने को मिलता है, यदि पूछा जाए कि हरा रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि बेरियम की उपस्थिति के कारण हमें आतिशबाजी में हरा रंग देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछता है कि गहरा लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमें देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि स्ट्रांसियम के कारण हमें आतिशबाजी में गहरा लाल रंग देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिला है। या ऐसे कहें कि यदि आपसे पूछता है कि आतिशबाजी में किस किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण हमें हरा रंग व गहरा लाल रंग देखने को मिलता है तो हरा रंग किसकी वजह से देखने को मिला है तो आपको बताना होगा बेरियम की वजह से। यदि आपसे पूछा कि गहरा लाल रंग किसकी वजह से देखने को मिला है तो आपको बताना होगा कि स्ट्रांसियम की वजह से हमें गहरा लाल रंग देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सीने बार किसका अयस्क है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला है पारा, पोटेशियम, एल्युमिनियम और सिल्वर। आपको बताना ये है कि सीने बार किसका अयस्क हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे कहें कि किस धातु का अयस्क हमें सीने बार देखने को मिलता है। अब बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि सीने बार किसका अयस्क है तो आपको बताना होगा कि सीने बार पारा का अयस्क हमें देखने को मिलता है। या ऐसे कहें कि पूछे कि पारा का अयस्क हमें क्या देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा कि पारा का अयस्क हमें सीने बार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि औजार निर्माण में सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला तांबा, लोहा, जस्ता और मैग्नीशियम। आपको बताना ये होगा कि औजार निर्माण में हम सर्वप्रथम किस धातु का खोज किए थे। आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। यदि पूछा जाए कि औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का हम प्रयोग किए थे या किस धातु का खोज किए थे, आपको बताना होगा कि तांबा का हम औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम खोज किए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो ऑप्शन ए हमें इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि क्रायोलाइट एवं बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और कॉपर। आपको बताना है कि क्रायोलाइट एवं बॉक्साइट किस धातु का अयस्क। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है या पूछा आपसे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है तो आपको बताना होगा कि क्रायोलाइट एवं बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन सी देखने को मिला है। ऐसे आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का क्या क्या अयस्क हमें देखने को मिलता है तो आपको बताना होगा एल्युमिनियम का अयस्क हमें क्रायोलाइट एवं बॉक्साइट देखने को मिलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला थोरियम, यूरेनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम। आपको बताना ये होगा कि प्रकृति में सबसे भारी तत्व में क्या देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है तो आपको बताना होगा कि यूरेनियम सबसे भारी प्रकृति में हमें तत्व देखने को मिलता है। ऐसे कहीं कि यूरेनियम एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में सबसे भारी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है धातु कर्म, भर्जन, निस्तापन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि अयस्कों से धातु का निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है तो आपको बताना होगा कि धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक निम्न होता है, पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये होगा कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का ही प्रयोग क्यों करता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों करते हैं तो आपको बताना होगा कि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होने के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में हम पारे का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो 15 क्वेश्चन का हमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला है पेट्रोल में, केरोसिन तेल में, पानी में और पारा में। आपको बताना ये होगा कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता की वजह से इसे किस पदार्थ में हम रखते हैं। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखते हैं तो आपको बताना होगा कि इसे हम केरोसिन के तेल में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर में ऑप्शन बी देखने को मिला है। या ऐसे कहें कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता की वजह से इसे हम किसी पदार्थ में रखते हैं तो आप बताएंगे केरोसिन के तेल में रखते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा है कि भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला सल्फाइड अयस्कों का, ऑक्साइड अयस्कों का, सल्फाइडम ऑक्साइड अयस्कों का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है तो आपको बताना होगा कि भर्जन सल्फाइड अयस्कों का भी किया जाता है और भर्जन ऑक्साइड अयस्कों का भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देखने को मिलेगा जिसमें बोला जाए कि भर्जन प्रायः सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मारिक और नीलम को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला है सल्फाइड अयस्क, हाइड्रोजन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। आपको बताना ये होगा कि मारिक और नीलम को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मारिक और नीलम को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है तो आपको बताना होगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से हम मारिक और नीलम को जानते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपके पास ऑप्शन देखने को मिला है 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो आपको बताना होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का देखने को मिलता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें पूछता है। क्वेश्चन में ये पूछता है कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट का हम सोना यूज करते हैं। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? क्या क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने में हम कितने कैरेट का सोना यूज करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जाए कि सोडियम को जल में डालने पे कौन सी गैस मुक्त होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया और सल्फर। आपको बताना ये है कि यदि हम सोडियम को जल में डालते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस मुक्त होती है। आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो हम आपको बता देते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि यदि हम सोडियम को जल में डालते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस मुक्त होती है तो आपको बताना होगा कि वहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिला है? तो आप बताएंगे कि 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिला है। या ऐसे कहें कि यदि हम सोडियम को जल में डालते हैं तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन थे, बट आज बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।